तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मैथ्स सब्जेक्ट हमारी नवोदय विद्यालय में इसके मॉडल पेपर चल रहे थे और आज मॉडल पेपर नंबर हम करने वाले हैं भैया 13 नंबर का। और आप सभी को पता है क्लास 6 के लिए क्लासेस चल रही हैं। नवोदय विद्यालय के लिए 28 नवंबर को जो आपका पेपर होगा, उसमें ये क्लासेस जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगी। हम मैथ्स के सभी टैब को इस क्लास में लेके चलते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस कराते हैं। तो एक बार सभी दोस्तों को अपने को बता के आएँगे और सभी दोस्तों को शेयर-वेयर कर देंगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देंगे, ठीक है भई? जो शेयर का बटन है, उसको करके आप स्टेटस लगा देंगे, ठीक है बच्चों? और सभी अपनी कोचिंगों में सभी साथियों को बताएँ कि भैया रोज़ाना ये क्लास चल रही हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। जल्दी से सब लोग आ जाएँ, पेन कॉपी उठा कर के आप लोग जल्दी से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है भाई? चलिए, क्लास का पहला प्रश्न है, अंकों 3 है 0, 3, 6, 7, 9 का बिना दोहराव के उपयोग कर बनाई गई 5 अंकों की सबसे बड़ी दोस्त यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई पहले तो हम बड़ी और छोटी संख्या निकाल लें। आप कहोगे बिल्कुल भैया, देखो समझने का प्रयास करें। मैंने कहा भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहोगे भैया बड़ी संख्या निकालने के लिए हम बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैंने कहा सबसे बड़ा इसमें क्या है 9 है, फिर कितना है भाई 7 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है दोस्त 3 है और फिर कितना है सबसे छोटा 0। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब बताओ 5 अंकों की दोस्त सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जीरो कभी भी आते हैं तो जीरो को आगे नहीं लिखते, उसको सेकंड स्थान पर रखते हैं, यानी सेकंड प्लेस पर रखते हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो मैंने कहा भाई पहले हम 3 को लेंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। और अब क्या निकाल रहा है? इसका अंतर कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्त? इसका अंतर कह रहा है, तो निकाल दो भाई। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो आप कहोगे अंतर बराबर क्या है भैया? 0 में से 9 जाएगा नहीं तो इसको हम मानेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये कितना बचा? 2 क्योंकि 1 उधार दे दिया यानी 12। अब इसको भी 12 मानना पड़ेगा, 12 में से 7 गया कितना बचेगा? 7, 7 5 12 यानी 5 बचेगा। अब भाई ये कितना हो गया? तो आप कहोगे भैया 5 हो गया। 5 में से 6 गया कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ये कितना हो गया भई? 6 हो गया। 6 में से 0 गया 6 बचेगा और 9 में से 3 गया कितना बचेगा? 6 यानी 66,951 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन-सा हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना दिया भैया? 14 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 14 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम कितना दिया है भैया? तो याद रखिएगा 126 दिया है। तो उसमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे भैया इसका एक सूत्र होता है। मैंने कहा सूत्र क्या होता है? आप कहोगे भैया दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो मैंने कहा भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे भैया किसी को दिक्कत नहीं है, यही बात तो हम कह रहे थे भाई। अरे यही बात तो आप लोग कह रहे थे कि दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने कहा बिल्कुल जी, रख दो भाई। पहली संख्या कितनी दी है? एक संख्या 42 दी है तो मैंने 42 लिख दिया। ठीक है भाई। दूसरी संख्या दी नहीं है तो दूसरी का दूसरी लिख दिया भाई। ठीक है भाई। चलिए, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया भैया? 14 दिया है। और एलसीएम कितना दिया है भैया? तो 126 दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे किसी को दिक्कत नहीं है।
अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है बच्चों, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? 14 गुणा 126, ये जो 42 है वो इधर जाएगी तो कहाँ चली जाएगी? बट्टे में चली जाएगी बच्चों। कहाँ चली जाएगी? आप कहोगे भैया बट्टे में चली जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? काटो बेटा। 14 एकम 14, 14 तिया 42, है ना? 14 28, 14 तिया 42, 14 3 जा 42, 2 से काटो। 3 ओह सॉरी 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी 42 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपकी दूसरी संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी? 42 आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल भैया किसी को दिक्कत नहीं है, 42 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। तो जल्दी से अगला प्रश्न अपन करते हैं। मैं प्रश्न को एक बार सही से लिख देता हूँ और ठीक है ना? ये बट्टे में है, जैसे समझिएगा ये प्रश्न आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया है 2 सही 1/2 है, ठीक है ना? प्लस 3 सही 1/4 है, माइनस 1 सही 1/8 है। ठीक है बेटा? तो ये आपकी संख्या लिखी हुई है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा भई कभी भी भिन्नों को आपस में जोड़ना है तो एलसीएम लेके करते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है? तो पहले तो आपको मिश्रित भिन्न में दी रहा है यानी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदल लें, आप कहोगे बिल्कुल भैया, कैसे बदलते हैं? सभी को आना चाहिए। अरे! मिनट, क्या लिख रहा हूँ? सभी को आना चाहिए भई। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और दोनों का गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ के कितना 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा भई? आप कहोगे भैया 2 आ जाएगा, नीचे वही का वही रहता है। प्लस कितना दिया है बच्चों? 4 तिया 12 और 1 13 बट्टे कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। माइनस 8 एकम 8 और 1 9 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा? 8। तो भैया अब आपको इन जो भिन्न है ना, इनको जोड़ना और घटाना है। तो कभी भी भिन्नों को जोड़ें या घटाएँ, जो हर होता है हमारा, जो नीचे की संख्या होती है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। यानी 2 और 4 और 8 इनका एलसीएम आप ले लेंगे भैया, कितना आ जाएगा? मैंने कहा 2 से काटूँगा 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटूँगा 1, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूँगा भैया 1, 1, 1, ठीक है ना? ये आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? आप कहोगे भैया एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है भैया? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? आप कहोगे नहीं। फिर हम क्या करते हैं भाई, इस 2 का भाग 8 में देते हैं। 2 का भाग किस में देंगे बच्चों? तो आप कहोगे भैया 2 का भाग 8 में देंगे। भाई कई कितनी बार जाएगा? आपने कहा भैया 2 चौका 8 कितनी बार गया? 4 बार और जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर वाली से क्या कर देते हैं बच्चों? गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो 5 चौका 20 आ गया। ठीक है? प्लस है तो प्लस। सेम सब में वही करते हैं। इस 4 का भाग 8 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 दूना 8 और उस 2 का गुणा किससे कर देंगे भैया? यहाँ कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 प्लस वो सॉरी माइनस है। ठीक है ना? माइनस है। अब 8 का भाग 8 में देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा? 1 बार और 1 का गुणा 9 से करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 ही आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। मैंने कहा भाई प्लस और प्लस वाली जोड़ दो तो आप कहोगे 20 और 26 को जोड़ेंगे तो बच्चों 40 होगा, माइनस कर देंगे 9 को। तो बच्चा माइनस करके ही लिख देते हैं पूरा, है ना? 40 में से 9 माइनस कर दो। आप कहोगे भैया 6 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लेके 16 बनाएँगे और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9 और 7 16, ठीक है ना? 7 बचेगा। अब ये 3 है तो 3 आ जाएगा। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर आ रहा है 37 बट्टे में 8। कितना आ रहा है बच्चों? 37 बट्टे में 8। लेकिन आपसे जो आंसर पूछ रहा है ये मिश्रित भिन्न में पूछ रहा है। तो कर लेते हैं भाई मिश्रित भिन्न में। 8 का भाग 2 भाई। 8 चौक 32, 8 चौका 32, 33 चौथी 35 36 37 यानी 5 बचा और 5 बचेगा तो जो बचता है शेषफल उसको ऊपर लिख देते हैं नीचे वही का वही। यानी 4 सही 5/8 आपको कौन-सा सवाल दिख रहा है भाई? 4 सही 5/8 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी और ये आप यकीन मानिए मेरे बच्चों कि आपके नवोदय विद्यालय के लिए ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे और आपको ये क्लासेस पूरी क्लासेसों को जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपके लिए रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आपको सारी क्लासेसों को देखना है, चाहे तो अगर मैं ईवीएस की बात करूँ, चाहे हिंदी की बात करूँ, चाहे गणित की बात करूँ। सारी क्लास आपको रेगुलर देखनी है। ठीक है बच्चों? चलिए
अगला प्रश्न करिएगा। अगला सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा 1.01 के बराबर है? जल्दी से बताइएगा, इसके बराबर कौन है? यानी इसको सीधी-सी बात है भिन्न में बदलना है भैया भिन्न में, ये ऑप्शन आपके भिन्न में दिए हैं ना, तो भिन्न में बदलना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है 1.01 है ना? 1.01 अच्छा मुझे कभी दशमलव हटाना हो यानी जो पॉइंट है दशमलव है, इसको अगर मुझे हटाना होता है तो देखो ऊपर का दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं और कभी नीचे का दशमलव हटाना हो तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चा? चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है, तो इस दशमलव के बाद बेटा कितने अंक हैं? तो आप कहोगे भैया 2 अंक हैं, तो नीचे हम 2 0 बढ़ाकर इस दशमलव को हटा देंगे। ठीक है भैया? 0 किसके साथ बढ़ाते हैं? तो 1 के साथ लिखते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने कहा भई अगर दशमलव के बाद ये अंक था, अगर मुझे इसको हटाना था, तो मुझे दशमलव के बाद अंक देखने थे कितने थे। तो मैंने दशमलव के बाद अंक देखे बच्चा 2 थे। कितने थे बच्चा? 2 थे, तो मैंने नीचे क्या किया 2 0 बढ़ा दिया और दशमलव को हटा दिया। ठीक है भई? अब देख लो, अब आपका सीधा-सीधा यही आंसर क्योंकि काटा कट तो कुछ रहा नहीं है, भाग वगैरह कुछ नहीं जा रहा। तो 101 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मुझे लगता है यही आपका आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है बच्चा? तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? आप कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी, अगला प्रश्न करेंगे। ठीक है भई? बोर्ड मास से ये प्रश्न है, जल्दी से सवाल करेंगे भई। एक बार मैं सवाल को यहाँ पर नीचे फिर से लिख देता हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये सवाल दिया है, कोष्टक है छोटा वाला, है नहीं? अच्छा ये पूरा सवाल ही कोष्टक में है। कोष्टक में नहीं है सवाल बिल्कुल, ये वाला सवाल सही है। ठीक है ना? सवाल कोष्टक में नहीं है। तो दिया है 15 है बेटा, 15 गुणा 4 माइनस 10 भाग देना है इसमें 2 का प्लस के 5 है भई, यही सवाल है ना बेटा? तो आप करेंगे इस सवाल को, देखिएगा। इस सवाल को बड़े आसान तरीके से करते हैं, इसी वाले से कर लेते हैं। ठीक है भई? बोर्ड मास का क्या हुआ? बॉडमास का जो नियम होता है, वो क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। बॉडमास का जो नियम होता है, वो कहता है सबसे पहले भैया हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है भैया? ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। अब ये अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए बच्चा, तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाएँ, तो आपको सबसे पहले छोटा करना है। जब छोटे को आप सॉल्व करोगे, जब छोटा ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, तो वो संख्या 1 निकलेगी, उसमें से कोई एक संख्या निकलेगी, कोई भी हो सकती है। एक संख्या निकलेगी, वो मझले कोष्ठक में जाएगी। तो जब मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो वो बड़े में जाएगी और जब बड़े को ही सॉल्व कर देंगे तो बाहर चली जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल जी। तो मैंने कहा भाई कोष्ठक अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले नंबर पे आप छोटे कोष्ठक को करोगे, फिर मझले कोष्ठक को करोगे, फिर बड़े को करोगे। तो याद रखिएगा छोटे कोष्ठक से शुरुआत करते हैं मतलब सॉल्व करने की, हल करने की। जो छोटे कोष्ठक से संख्या निकलती है वो मझले में जाती है और जो मझले से निकलती है बड़े में जाती है, बड़े से बाहर चली जाती है। यहाँ पर तो कोष्ठक नहीं है तो कोई बात नहीं है, हालाँकि मुझे बताना था। फिर ब्रैकेट फिर ओ होता है, ऑफ का मतलब का होता है बच्चा? बीओडी फिर डी से डिवाइड यानी भाग बॉड मास ठीक है मैं पूरा लिख देता हूँ मास से एम से मल्टीप्लाई ए से एडिशन एच से सब्ट्रैक्शन ठीक है इधर से चलते हैं जो चीजें पहले मिलती हैं उसे पहले सॉल्व करेंगे बीच में किसी को नहीं घुसेड़ देंगे ठीक है ना अगर भाग है तो पहले प्लस को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि भाग ही करना पड़ेगा हमारा नियम है और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जब नियम वाली चीजें होती हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आती है ठीक है चलिए तो आपको गुणा का निशान दिया है बच्चा माइनस दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया है। आपको दिख रहा है? मैंने कहा भई देखो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? तो आप कहोगे भैया नियम देखो ये चीज़ें तो दी नहीं है, तो अभी इनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। इधर से चलना है भई? ये इधर से चलना है। तो आप कहोगे भैया सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना है। कब सॉल्व करना है बच्चा? तो मैंने कहा भाग कहाँ दिख रहा है बच्चा? तो आप कहोगे ये रहा भैया, भाग यहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो पहले भाग करेंगे तो भैया भाग तक पहुँचते हैं पहले। तो 15 गुणा 4 माइनस यहाँ तक चीज़ें दी हैं यहाँ तक चीज़ें दी हैं।
चलिए बेटा तो देखते हैं। तो पहले हमें भाग सॉल्व करना है। यहाँ तक हम भाग तक पहुँच गए। तो आपको 2 का भाग 10 में देना है बेटा कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10 प्लस 5। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ़ क्या है बच्चा भाग को सॉल्व किया है, ठीक है? वहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया? 5 आ गया। फिर हमें भाग के बाद क्या करना होता है? गुणा। बताओ सवाल में हमारे में गुणा है? आप कहोगे बिल्कुल भैया हमें साफ-साफ दिख रहा है, ये रहा हमारे सवाल में गुणा। मुझे आपको समझाना है, ठीक है ना? मैंने कहा गुणा अगर आपको दिख रहा है बच्चा तो 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 चौका 60 होगा, ठीक है ना? माइनस के 5 होगा, गुणा कितना प्लस के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा फिर क्या सॉल्व करना है? तो आपने कहा भैया फिर उसके बाद हमें जो है प्लस सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चा? प्लस सॉल्व करना है। अच्छा प्लस कहाँ दिया है? आप कहोगे भैया प्लस कहाँ दिया है? तो देखो अब इस सवाल में क्या करते हैं? अब मुझे एक बात समझने का प्रयास करें। अब देखो, अब मैंने कहा बच्चा कि ये संख्या काय की है? तो आप कहोगे भैया ये संख्या प्लस की है। क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, तो वो संख्या प्लस की होती है। ठीक है, मैंने कहा। ये संख्या काय की है? तो इसके आगे तो चिन्ह है ही, ये तो प्लस की है ही। तो हमेशा कभी माइनस और प्लस में मतलब माइनस में अगर 1 से ज़्यादा यहाँ तो आंसर हालाँकि कुछ भी करोगे आंसर आ ही जाएगा। लेकिन 1 से ज़्यादा माइनस हो, 1 से ज़्यादा संख्या प्लस में हो, तो पहले प्लस, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, फिर माइनस, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो और जो प्लस वाली संख्या है, उनमें से माइनस वाली संख्या को घटा दो। तो मैं यहाँ पर 60 और 5 को जोड़ूँगा बेटा कितना आ जाएगा? आप कहोगे 65 प्लस और प्लस वाली जोड़ लें, उसमें से इस माइनस वाली को मैं घटा दूँगा तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया भैया किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जल्दी से करेंगे। एक छात्र ने एक परीक्षा में 25 में से ध्यान रखें 25 में से 18 अंक प्राप्त किए बच्चा 25 में से टोटल 25 थे उसमें से 18 अंक प्राप्त किए उसका परसेंट निकालने की कह रहा है उसका प्रतिशत निकालिए बच्चा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अगर हमें प्रतिशत अंक निकालना है यानी उसका प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो क्या होता है इसका सूत्र? प्रतिशत बराबर होता है, जितने अंक उसने प्राप्त किए तो मैं कह दूँ यहाँ पर प्राप्त अंक प्राप्त अंक प्राप्त अंक बट्टे में कुल अंक, प्राप्त अंक बट्टे में क्या कह दूँ मैं? कुल अंक, ठीक है ना? प्राप्त अंक बट्टे में कुल अंक गुणा किसका कर देंगे बच्चा? 100 का कर देंगे। यहाँ तक किसी को समझ में आया? यानी उसने जितने प्राप्त किए वो ऊपर लिखते हैं और जितने कुल अंक थे, पूर्णांक जितने का था उसको नीचे लिखते हैं, गुणा कर देते हैं परसेंट के लिए 100 का कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा गुणा करते हैं। अच्छा उसने प्राप्त किए, क्या कह रहा है? 25 में से 18 प्राप्त किए, 25 टोटल थे, 18 प्राप्त किए, तो 18 को कहाँ लिखूँगा? ऊपर। 1 मिनट। 18 को कहाँ लिखूँगा बच्चा? ऊपर और उसने प्राप्त 25 किए तो नीचे गुणा किसका सॉरी 25 कुल थे तो नीचे गुणा कर दूँगा बच्चा 100 का, ठीक है? 25 से काटूँगा 25 एकम 25, 25 चौका 100 और इसका गुणा कर दो 18 चौका 72 ठीक है ना? 18 चौका 72 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 72% उसने अंक हासिल किए थे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है भाई? क्वेश्चनों का लेवल पर डे आपकी क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। आपके सारे के सारे टॉपिकों से क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है? आपके बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से किया है। ठीक है भाई? चलिए एक व्यक्ति ने देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक घड़ी ₹500 में खरीदी। क्या कह रहा है भैया? 500 में खरीदी और ₹600 में बेची। 500 में खरीदी और बेटा 600 में बेची, आपसे लाभ परसेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लाभ परसेंट की बात कर रहा है, समझिएगा प्रश्न को बढ़िया तरीके से। मैंने कहा भाई 500 में खरीदी, खरीदना मूल्य क्रय मूल्य होता है खरीदना और बेचने वाले को बेटा क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। उसने कह रहा है उसका लाभ परसेंट बताओ। मैंने एक बात बताओ, एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा बच्चा आप मुझे एक बात बताओ कि लाभ परसेंट निकालने का सूत्र क्या होता है? तो उसने कहा भैया लाभ परसेंट निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है भैया लाभ गुणा 100 बटे में क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य। बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। तो उसने कहा भैया कि लाभ परसेंट अगर हमें निकालना है तो इसका सूत्र होता है लाभ गुणा 100
बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है बच्चा। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास आप करेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास क्रय मूल्य दिया है और मेरे पास विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन लाभ तो दिया ही नहीं, क्योंकि बिना लाभ के मैं लाभ परसेंट कैसे निकाल सकता हूँ? तो उस बच्चे ने कहा बड़े प्यार पूर्वक मतलब प्रेम पूर्वक कहा उसने कि भैया लाभ निकालने का एक सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है क्या? कि भैया विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ये लाभ निकालने का एक सूत्र होता है कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटा दो, ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई विक्रय मूल्य कितना दिया है? आपने कहा 600 रुपया दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 500 रुपया दिया है। तो बच्चा जो लाभ निकलेगा वो कितने रुपए निकलेगा? तो आप कहोगे भैया 100 रुपये को उसको लाभ। यहाँ तक चीजें समझ में आई? मैंने कहा भाई उसका लाभ कितना निकला? तो आप कहोगे भैया 100 रुपए उसका क्या निकला? लाभ निकल आया। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ठीक है भाई? चलिए, अब लाभ 100 रुपए का है, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा लाभ की जगह कितना लिखूँगा? आप कहोगे 100 गुणा किसका हो जाएगा? आप कहोगे भैया 100 का। और क्रय मूल्य कितना दिया है आपको? तो आप कहोगे भैया 500 रुपए यानी खरीद का क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो क्रय वाला खरीदने वाला। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटो 5 दूना 10 यानी कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया। ठीक है भाई? 20% का उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर चला जाए। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है आपको? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, कितने वर्षों में कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि? 1200 रुपए की राशि 5% क्या? 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी। यहाँ पर इस वर्ड को ज़रूर देखिएगा बच्चा, कि इतनी हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे बच्चा, 100 रुपए थे, वो कुछ समय के बाद 120 हो गए। यानी राशि कितनी थी? 100 रुपए की थी, वो हो गई कितनी? 120। भाई हो गई 120 यानी समझ रहे हो कि ये क्या है? ये जो 100 मेरे तो 100 रुपए ही थे ना, मेरे तो 100 रुपए ही थे। ये जो 20 हुए हैं, वो क्या हुआ होगा? आप कहोगे भैया ये 20 जो है ना, ये बड़ा है, एक्स्ट्रा ही तो हुआ है 20। तो आप कहोगे भैया ये इंटरेस्ट होगा यानी ब्याज होगा, ठीक है ना? अच्छा ब्याज होगा, जब मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम अमाउंट कहते हैं, है भाई? अमाउंट या फिर मैं कहूँ मिश्रधन कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न में समझिएगा कि इतने की राशि इतनी हो गई यानी समझिएगा ये मूलधन था, वो होकर कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो गया उसका? 1440 हो गया। तो आपको निकालना क्या है बच्चा? समय निकालना है। तो समय अगर आपको निकालना है तो समय का पहले सूत्र आना चाहिए सभी को। मैंने कहा भाई समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है बच्चा, समय बराबर होता है, क्या होता है? ब्याज गुणा 100। क्या होता है? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या होता है बच्चा? ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा बट्टे में होता है भैया मूलधन इंटू दर, है भाई? मूलधन इंटू दर। लेकिन एक प्यारा सा बच्चा बोला कि भैया आप कह रहे हो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू दर, हम सूत्र में वैल्यू कैसे रखें? क्योंकि मूलधन है, चलो ठीक है हमारे पास मूलधन तो है। मैंने कहा दर है क्या? कि आपने कहा दर तो है, लेकिन ब्याज कहाँ से लाएँ? ब्याज तो है ही नहीं। ब्याज तो कहाँ से लाएँ? ब्याज तो है ही नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ यार, कि इसमें जो ब्याज होता है एक्स्ट्रा बढ़ता है ना मिश्रधन में। जो मिश्रधन है ना, उसमें अगर ब्याज को घटा दूँ, उसके ब्याज को हटा दूँ मिश्रधन में से, तो वो राशि निकल आएगी कि नहीं निकलेगी? अरे वो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा था ब्याज के रूप में, अगर मैं उसको हटा दूँ, तो वो राशि तो निकलेगी। तो कहा भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो जी। मैंने कहा भाई ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फिर? आप कहोगे भैया ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस के मूलधन। यानी जो मिश्रधन है, जो ब्याज को जोड़कर ही तो बना है मिश्रधन, उसमें से अगर मैं ब्याज-व्याज को हटा दूँ, तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। मैंने कहा बिल्कुल जी ठीक बात कह रहा है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है भाई, 1440 में से अगर मैं बच्चा यहाँ पर 1200 माइनस कर दूँगा, तो हमारा कितना बचेगा? तो आप कहोगे 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 ही बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 1 में से 1 गया बच्चा कुछ नहीं बचेगा यानी 240 रुपए आपका बचेगा। कितना बचेगा बच्चा? तो आप कहोगे बेटा 240 रुपए बचेगा, यहाँ पर ब्याज आ गया। अब ब्याज मिल गया। अब ब्याज मिल गया तो अब सूत्र में रख दो भाई वैल्यू। ब्याज की जगह कितना रखूँगा? 240 गुणा हो जाएगा भैया किसका? 100 का बटे में।
मूलधन कितना दिया है बेटा? तो 1200 रुपए की राशि थी ना, राशि को ही तो मूलधन कहते हैं। गुणा कितना हो जाएगा? दर कितनी दी है? 5%। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? आपको होगी बिल्कुल जी। मैंने कहा देखो 0 से 0 काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 0 का 0, 5 से इसको काटो, 5 चौका 20 यानी कितना आ जाएगा? 4 वर्ष, ठीक है ना? 4 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? 4 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई? चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी भाई? देखो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलवा रहा है बस और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा। कभी भी हम देखो मैंने कुछ एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो मीटर पर सेकंड। देखो अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का चाल में गुणा कर देते हैं। ठीक है? 5/18 का और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो उल्टा कर देते हैं 18/5 का कर देते हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है भाई? चलिए अब देखिएगा 54 ये क्या है भाई? किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी किसका गुणा हो जाएगा भैया? 5/18 का गुणा हो जाएगा। 18 तिया 54 है भई, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 और ये क्या बन जाएगा बच्चा? मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा? मीटर पर सेकंड यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आई आपको बातें? आप कहोगे बिल्कुल भैया सभी को समझ में आ गई। चलिए, अगला है बच्चा एक आयताकार मैदान का परिमाप बेटा दिया है आपको। क्या दिया है? परिमाप आपको कितना दिया है? 100 मीटर दिया है। कितना दिया है? 100 मीटर और इसकी लंबाई आपको दी है कितनी? लंबाई आपको दी है 30 मीटर। ठीक है ना? तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल आपको निकालना है। समझिएगा, जल्दी से सवाल को देखिएगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, आयत का परिमाप दिया है, लंबाई दी है, तो सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। एक बच्चे को मैंने पूछा बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने उससे पूछा बच्चा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बड़ा प्यारा-सा बच्चा था। उसने कहा भैया क्षेत्रफल बराबर होता है यानी एरिया बराबर होता है आयत का L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। L इंटू लेंथ और B से ब्रेथ। ठीक है? तो L इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कहा यार लंबाई तो दी है लेकिन सवाल में चौड़ाई नहीं दी है, तो लफड़ा हो गया। उसने कहा भई लफड़े वाली बात नहीं है, इसको आसानी से करो आप बिना दिमाग पे लोड लिए। जिसकी ज़रूरत है वो निकाल लेते हैं। मैंने कहा देखो भाई लंबाई तो हमारे पास है, हमें चौड़ाई की ज़रूरत है। तो उसने कहा देखो भैया चौड़ाई बराबर होता है जब परिमाप दिया हो। परिमाप बट्टे में 2 परिमाप बट्टे में 2 परिमाप बट्टे में 2 और माइनस कर देते हैं लंबाई को, तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। मैं कहा अच्छी बात है जी। मैंने कहा भाई परिमाप कितना दिया है? उसने कहा 100 दिया है भैया। मैंने कहा 2 का भाग देंगे लंबाई कितनी दी? 30 को इसमें से माइनस कर देंगे। 2 का भाग दिया तो कितना आया? 50 और 50 माइनस 30 करेंगे तो बच्चा आपका 20 मीटर आपका क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। चौड़ाई आपकी कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर आ गई। अब हमारे पास चौड़ाई भी है, हमारे पास लंबाई भी है, तो सीधी-सी बात है भाई क्षेत्रफल में किसी को दिक्कत नहीं है। तो 30 हमारी लंबाई थी, चौड़ाई अभी हमने 20 निकाली थी, 3 दूनी 6 यानी 600 आपका वर्ग मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भई 600 वर्ग मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो एक बार सभी साथियों को ये आपका फ़र्ज़ बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं लाया, कोई कुछ नहीं लाया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, अपने सभी दोस्तों को बताने का, ठीक है? सभी दोस्तों को, पहले की जितनी भी क्लासेज़ हैं, सभी क्लासें को देखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए अगला है, एक घनाभाकार बक्से की विमाएँ दी हैं, यानी कुछ एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊँचाई दी होगी, आयतन निकालना है भई। तो घनाकार कह रहा है तो घन का आयतन निकाल दो सीधा-सीधा। तो घन का आयतन बराबर क्या होगा भई? घन का आयतन बराबर क्या होगा भई? आयतन बराबर क्या होगा भई? तो घन का आयतन बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच यानी तीनों विमाओं का गुणा कर दो, लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई का। आप कहोगे भैया 10 है, 8 है 5 है, गुणा कर दो भैया। 10 8 80 ऐसे कर लो, अड़पन 40, 40 का 10 से करेंगे 400, 400 घन मीटर। कितना हो जाएगा बच्चा? 400 घन
मीटर, आपस में इनका गुणा ही तो करना था, है भई? 400 भी दिया है, 4000 भी दिया है, ध्यान से समझ के करिएगा भई। 400 भी दिया है, 4000 भी दिया है, ठीक है भई? चलिए, अगला देखिएगा। एक ट्रेन है, सुबह 8 बज के 30 बजे एक स्टेशन से निकली, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर दूँ? आप कहोगे बिल्कुल कर दो, ठीक है जी। लो, एक ट्रेन थी भई, इस ट्रेन बड़ी मज़ेदार थी, सुबह 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे निकलती है स्टेशन से और दोपहर में 1 बज के 15 बजे अपने स्थान पर पहुँच जाती है, ठीक है? दोपहर में पहुँच जाती है, तो आपको बताना है कुल यात्रा में समय कितना लगा? मैंने कहा देखो भाई, ये ये पॉइंट था, एक जगह थी ए और यहाँ से ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई और ये यहाँ पर इसको पहुँचना है, ठीक है? ये जगह स्थान थी ए और यहाँ से स्टार्ट हुई और आपको बी पर इसको पहुँचना था ट्रेन को। मैंने कहा ठीक है जी। ये यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 8 बज के 30 मिनट पर स्टार्ट होती है। कितने बजे भई? 8 बज के 30 मिनट पे स्टार्ट होती है चलना और आपको 1 बजकर 15 मिनट पर दोपहर में पहुँच जाती है। तो भाई मैं एक बात बताओ, मैंने एक बच्चे से कहा भाई एक बात बता तू 8 बज के 30 मिनट पर सुबह चलेगा और दिन में तू दोपहर में 1 बज के 15 मिनट पर पहुँच रहा है। तो क्या एक बात बता यार, तुझे बीच में 12 भी मिला होगा, फिर 12 से फिर चला होगा? उसने कहा बिल्कुल जी। मैंने कहा भाई 12 बजे को मैं 11:60 लिख सकता हूँ? तो उसने कहा बिल्कुल भैया, क्योंकि 12 बज के 0 मिनट को हम 12 कहते हैं। अगर मैं इसमें से 60 मिनट इसको दे दूँ, तो मैं इसको 11:60 लिख दूँगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बता, पहले तो मैंने कि तू डायरेक्ट मत पहुँच 1 बजे। मैं कहा एक काम कर, तू पहले पहुँच 12 बजे। क्योंकि देखो, ये तो 1 दिन का समय, जब 2-2 दिन, 3-3 दिन का आता है ना, तो बड़ी समस्या आती है। तो मैंने कहा 8 बज के 30 मिनट से पहले 12 बजे तक कितना चल लिया तू? तो उसने कहा देख भाई, मैं 12 बजे तक चला था कितना? तो 12 बजे तक मैं अगर 12 बजे इसमें से इसको घटा दूँ समय को, उसने कहा 30 मिनट ये और 8, 9, 10, 11 3 घंटे 30 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक चल लिया वो 3 घंटे 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक चल लिया और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पूरा-पूरा टाइम काउंट होता है 12 के बाद तो। तो टोटल कितना चल लिया भैया? तो टोटल वो उसे रास्ते में कितना समय लगा? 4 घंटे 45 मिनट। ठीक है ना? 4 घंटे 45 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए अगला। संख्या इसको निकटतम 1000 तक लिखो। देखो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। मैं संख्या को लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखो। संख्या दी है आपको 3 दी है, 4 दी है, 5 दी है, 6 दी है और 7 दी है। ये आपको संख्या दी है। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। कह रहा है निकटतम 1000 तक, तो 1000 का अंक देखिए पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यानी 1000 का अंक ये रहा। 1000 का अंक कौन-सा है? तो आप कहोगे 1000 का अंक ये रहा भैया, 4 की कह रहे हो तुम, 4 है 1000 का अंक। ठीक है भैया? 4 है 1000 का अंक। जब 1000 की अंक की कह रहा है, जिस अंक की कहता है उसके पहले वाले के अंक पर जाते हैं। उसके पहले वाले अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 की कह रहा है तो सैकड़े वाले अंक को हम देखते हैं। अगर सैकड़ा वाला अंक अगर ये सैकड़ा वाला अंक 5 और 5 से अधिक है, या तो 5 है या फिर 5 से अधिक है, या तो 5 ही है या फिर 5 से अधिक है, तो इस जो 1000 वाली संख्या में क्या सती 1000 वाली संख्या में एक जोड़कर आप करते हैं इसको। क्या सती? एक जोड़कर यानी इसमें एक जोड़ देते हैं और उसके बाद जितने अंक हैं उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगर मान के चलिए ये 5 से कम होता 5 से कम होता 5 से कम होता 5 से अगर ये अंक कम होता इससे पहले वाला जिसको देखना है ना उससे पहले। अगर ये अंक 5 से कम होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसका सीधा-सीधा 34 और उसके बाद जितनी ज़ीरो है उतनी ज़ीरो लगा देते। ज़ीरो तो लगते हैं, ये बात तो क्लियर है ना? आपको पता है। मेन बात आती है इस अंक की, इसको बढ़ाते क मतलब इसमें जोड़कर कब लिखते हैं और इसमें इसको वैसा का वैसा ही कब लिखते हैं? तो जोड़कर तब लिखते हैं जब उससे जस्ट पहले वाला अंक या तो 5 हो या 5 से अधिक हो, तो जोड़कर लिख सकते हैं और 5 से कम हो यानी 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो इसको वैसा का वैसा ही लिख कर के ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यदि 15 पेन की कीमत इतनी है, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है भई कि अगर 15 पेन की कीमत
15 पेन है, इनकी कीमत कितनी है भैया? इतनी है। तो 4 पेन की आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, मैंने कहा देखो मेरे भाई, मैंने कहा देखो समझने का प्रयास करो। अगर आपके पास 15 पेन है, कितनी पेन है दोस्त? आपके पास 15 पेन है और 15 पेनों की कीमत आपको दे रहा है रुपए कितने? उसकी दे रहा है ₹225। 15 पेनों की कीमत दे रहा है बच्चा ₹225। तो वो कह रहा है 4 पेनों की कीमत कितनी है? कह रहा है 4 पेन की कीमत कितनी है? तो अगर मैं 4 की निकालूँगा, तो अगर 225 में 15 का भाग दे दूँगा तो 1 पेन की कीमत निकल आएगी और मुझे तो 4 की ज़रूरत है। 4 की है ना? हाँ, 4 का गुणा कर दूँगा। क्या होता है कभी भी जो रेट होती है और जितनी मतलब वस्तुएँ उनका भाग दे देते तो एक वस्तु का मूल्य निकल आता है और फिर जितने का पूछ रहा है उतने का गुणा कर देते हैं। 15 से अगर मैं इसको काटूँगा तो 15 बार ही कटेगा और 15 चौका कितना होता है ₹60। ₹60 की वो 4 पेन आएँगी। याद रखिएगा कितने रुपए की आएँगी बच्चा? ₹60 की आएँगी 4 पेन। ठीक है भैया? समझ में आया? आप कहोगे बिल्कुल भैया समझ में आ अगला देखिएगा, इसको ऊपर कर दूँ? चलिए। एक पानी की टंकी है। लो जी पानी की टंकी बना दें। पानी की टंकी है, कैसी है? नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी बना लो। लो जी, मैंने यहाँ बना देना है, यहाँ बना देना है, ये रही, लो जी। पानी की टंकी लो बड़ी-सी बना देते हैं, ठीक है जी। ये पानी की टंकी है, ठीक है भई, बना दिया हमने पानी की टंकी को बना दिया। अब क्या कह रहा है? ये 2/3 भाग भरी हुई है, यानी हो सकता है ये पूरी टोटल टंकी 3 की थी, टोटल टंकी जैसे कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो इस वर्ड को, 2/3 भरी हुई है, 2/3 भरी हुई है मतलब 3 में से 2 भरी है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ भई भरी कितनी है? तो आप कहोगे भैया 2/3 भरी यानी 2 भरी है। कुल कितनी है? कुल कितनी है? तो आपने कहा भई कुल है 3, चलो कितनी है? 3 है। 2/3 भाग ही तो भरी है, तो 2/3 भाग भरी है मतलब 3 में से 2 भरी है और कुल कितनी है 3 तो मैंने कहा भाई खाली कितनी है? एक बच्चा बोला कि भैया खाली है ये 1 क्योंकि 3 कुल थी उसमें से 2 भरी है तो 1 खाली होगी। मैंने कहा ठीक है, ये टंकी होगी कोई। लो जी ये टंकी थी, इस तरह से ये भरी हुई है पूरी, ठीक है? इस तरह से पूरी भरी है, कंप्लीट भरी हुई है, ठीक है? कंप्लीट भरी हुई है, यहाँ तक लो जी भरी हुई है। अब ये कितना भरी हुई है? तो 2 भरी हुई है। कितना भरी हुई है बच्चा? आप कहोगे भैया ये 2 भरी हुई है, ये रही 2 भाग भरी हुई है। टोटल ये भाग इसका यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो 3 भाग था, उसमें से खाली मैंने कहा ये खाली कितनी है? आप कहोगे भैया जी खाली जो है ना, ये 1 भाग खाली। यहाँ तक चीज़ें समझिएगा। आपने कहा बिल्कुल जी। अब क्या कह रहा है? यदि इसमें 50 लीटर पानी और डाला जाए, भाई 50 लीटर पानी इसमें और डालोगे, तो भरी में डालोगे कि खाली में डालोगे? आपने कहा भाई भरी अगर भरी में ही कोई डालेगा तो बेवकूफ़ होगा भई। अगर मान के चलो मैंने कहा भई मेरे पास एक टंकी है, जैसे मैंने कहा एक मेरे पास लो जी, मैंने कहा जी एक टंकी है, ये बोतल है मेरे पास। मैंने कहा भाई ये इतनी भरी हुई है पहले से, अब मुझे इसको और भरना है। कह रहा है ना 50 लीटर पानी और डाला जाए, मैंने कहा इसमें 2 लीटर पानी और डाला जाए। तो आप कहोगे भैया 2 लीटर डालोगे तो भरी भरी में ही डालोगे? ये जो खाली है उसमें डालोगे। तो आप कहोगे ये खाली में डालेंगे, भरे में डालेंगे ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब भाई खाली में डालेंगे, यानी खाली की वैल्यू खाली के बराबर यहाँ पर खाली कितना दिया था बच्चा? यहाँ पर खाली कितना था? तो आप कहोगे भैया यहाँ पर खाली 1 था, यहाँ पर खाली कितना था? 1 था। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50 के बराबर हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है? तो वो यार पूरी भर जाती है, मतलब जो खाली था उसमें 50 लीटर और भर दिया पानी तो पूरी फुल हो गई वो, कंप्लीट हो गई। तो टंकी की कुल क्षमता कितनी है? तो कुल की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा है। 50 बट्टे में 1 तो 1 का गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे 3 का 5 तिये 15 यानी उसकी जो कुल कितनी भरी होगी? लीटर, नॉट मीटर, लीटर। ठीक है? 150 लीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी और इससे ज़्यादा सिंपल कोई भी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता बेटा। चलिए, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइएगा। पहली 5 अभाज्य संख्याएँ, मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं या मैं कहूँ जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं।
एक तो वो खुद संख्या होती है, एक तो वो खुद संख्या होती है और एक तो वो खुद संख्या होती है और एक 1 होता है, 1 होता है उसका गुणनखंड, ठीक है ना? अब आप कहोगे भैया सबसे मतलब प्रथम पहली 5 का कह रहा है ना, तो आप कहोगे भैया 1 को ले लें क्या? मैंने कहा भाई 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब 1 का बताओ, 1 का तो 1 ही होगा बस, तो कहाँ है? तो आप कहोगे 1 को काउंट नहीं करते हैं इसमें, तो सबसे छोटी कौन-सी होती है? तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या? तो आप कहोगे भैया 2 हो जाएगी, ठीक है ना? 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन-सी होगी? क्योंकि देखो 2 में किस-किस का भाग जा रहा है? 1 का और 2 का ही जा रहा है और किसी का तो नहीं जा रहा ना। और उसके बाद मैंने कहा 3 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि 3 में भी 1 और 2 3 का ही जाता है। मैंने कहा भई 5 हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल भैया, 1 और 5 का जाता है, 4 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चा 4 में तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। ये तो 2 से ज़्यादा हो गए, ठीक है ना? चलिए, अगला बताओ बेटा, 5 के बाद कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6 को नहीं लेंगे, क्यों? 6 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 6 में तो बच्चा 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ठीक है ना? फिर किसको लेंगे बच्चा? 7 को लेंगे, 7 में 1 और 7 का ही जाता है। 8 को लेंगे क्या? नहीं कहोगे, 4 और 2 का भी जाता है। 9 को 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 10 को नहीं लेंगे, फिर बेटा आएगा 11 और कौन-सी कह रहा है? प्रथम 5 ही कह रहा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ दो भैया। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27 और 1 28 आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा जोड़ के? 28 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 28 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से 120 का गुणनखंड नहीं है, यानी इनमें से कौन-सा है जिसका भाग 120 में नहीं जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो मैंने कहा भाई 120 की बात कर रहा है, 6 का भाग जाएगा क्या? तो आप कहोगे 6 दूनी 12 जा रहा है भई। 8 का जा रहा है क्या? तो माने का 8 का देंगे तो बा 8 एकम 8, 8 चार बार अड़पन 40 जा रहा है भई 8 का भी। 15 का जा रहा है क्या? 15 अट्ठे 120 15 का भी जाता है भई। तो 14 एक ऐसी संख्या है जिसका 120 का गुणनखंड नहीं है, यानी 120 का में 14 का भाग नहीं जाता, इसीलिए इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। एक बक्से का वज़न 2.5 किलोग्राम है, ऐसे 12 बक्सों का कुल वज़न कितना होगा? एक बक्से का वज़न कितना है भैया? तो देखो, इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर दूँ, देखो, कह रहा है एक बक्से का वज़न इतना है। मैंने कहा देख भाई, कोई एक कोई एक मैंने कहा देखो बच्चा, उसने कहा एक बक्सा था, इसका वज़न कितना दिया है? तो उसने कहा 2.5 केजी है, 2.5 केजी है एक बक्से का वज़न। तो कह रहा है 12 बक्सों का कुल वज़न कितना होगा? तो 12 बक्सों का कितना होगा? अगर 1 का इतना है, तो 12 का कितना होगा? 12 का गुणा कर दो भई। गुणा करो, 12 पंजे 60 की 0 है भई, 12 पंजे 60 की 0 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 ठीक है ना? यही आएगा, है भाई? यही आएगा। अब यहाँ से दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक है ना, तो पीछे से 1 अंक छोड़ देते हैं और दशमलव लगा देते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा? और दशमलव के बाद कितनी भी ज़ीरो हो, उनका कोई भी मतलब नहीं होता। एक तो दशमलव के बाद कितनी भी ज़ीरो हो और एक संख्या से आगे कितनी भी ज़ीरो हो, इनका कोई भी मतलब नहीं होता, वो संख्या 4 ही मानी जाएगी। ठीक है भाई? तो याद रखिएगा ये संख्या कितनी मानी जाएगी? 30 ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना? 30 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? श्रृंखला लिख लेते हैं पहले। मैंने कहा श्रृंखला है भाई 3 है, 7 है, 15 है और कितनी है? 31 है। तो अगला पद क्या आएगा? देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ध्यान से देखिएगा बच्चा, अगर मैंने कहा भई आपको इसमें क्या दिख रहा है रिलेशन देखिएगा, आपको 3 से 7 हुआ, आपने कहा भई 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। 7 में 15, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 8 जोड़ा, ठीक है ना? 15 दूनी 30, 15 दूनी यानी 16 जोड़ा। तो 4 की टेबल जुड़ रही है क्या? 4 की टेबल जुड़ रही है क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 ऐसा भी नहीं है। 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी ऐसे जुड़ रहा है। 4 का दुगुना जो किया, 8 आ गया, 8 का दुगुना किया, है ना? 8 का दुगुना किया, कितना आ गया? 16 आ गया। तो 16 का अगर दोगुना करूँगा तो 32 और 32 अगर 31 में जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 63 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर लो देखो। देखो यहाँ पर, मैंने कहा भाई एक एक
ऐसे कर लो आप। देखो, देखो 3 का दोगुना करो, 3 दूना 6, 3 का दोगुना करो, 3 दूना 6 प्लस 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 का दोगुना करेंगे, 3 दूना 6 और उसमें 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। फिर हम करेंगे भई 7 का दोगुना करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, 7 दूनी 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 15 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 15 का दोगुना करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। ऐसे फिर क्या करेंगे? 31 का दोगुना करेंगे, 31 का दोगुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो देखो 31 का दोगुना कितना हो जाएगा? 31 का दोगुना कितना हो जाएगा? 62 और 62 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। ऐसे भी आपका यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए, अगला है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 5 दोस्तों की औसत आयु 12 वर्ष है। यहाँ पर देखिएगा 5 दोस्त थे, 5 दोस्त और 5 दोस्तों की जो औसत आयु थी वो कितनी दी है बच्चा? तो याद रखिएगा वो दी है कितना? तो याद रखिएगा 5 दोस्त थे, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। बढ़िया तरीके से 5 दोस्त थे, एक क्लास में बैठे होंगे कहीं, कहीं भी बैठे हों भई मुझे क्या करना? मुझे क्या करना बच्चा कि कहीं भी बैठे हों। मैंने कहा भई देखो भई 5 दोस्त थे, 5 दोस्त थे और उनकी औसत आयु बढ़िया तरीके से 12 दी। तो मैंने कहा भई एक काम करो, आप इनकी औसत आयु दी है ना तो इनकी कुल आयु निकाल दो। आपने कहा भई 5 दोस्तों की कुल आयु कितनी होगी? पाँचों की 5 जो फ्रेंड थे, ऐसे लिख दो 5 फ्रेंड की कुल आयु। तो कुल आयु कैसे निकालोगे? आप कहोगे 5 दोस्तों की कुल आयु कितनी आएगी? तो कुल आयु आएगी भैया, क्या होती है कुल आयु निकालने के लिए? आँकड़ों की संख्या यानी जितने आँकड़े हैं उनकी संख्या बट गुणा कर देंगे औसत का, तो 12 पंजे 60 वर्ष। अगर मैं उनकी कुल आयु निकालूँगा तो वो वर्ष के थे भैया 60 वर्ष के थे। पाँचों के पाँचों 60 वर्ष उनकी टोटल आयु हो रही। अगर उनकी आयु को जोड़ कर या नाम लें तो उनकी आयु हो रही थी 60 वर्ष। ठीक है भैया। अब क्या हुआ इसमें एक और दोस्त की आयु शामिल कर ली जाए। अब क्या हुआ बच्चा, अब भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में ना पहले 5 थे। लेकिन अब 30 जो है पहले हम 5 दोस्त हुआ करते थे। बढ़िया तरीके से हम पाँचों में बढ़िया बनती थी। हम बहुत मस्त हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे थे, 5 दोस्त थे, हम बढ़िया तरीके से पढ़ते आ रहे थे। अब एक छठवें इंसान की हमारे साथ एंट्री होती है। छठवां इंसान था, जिसकी एंट्री हमारे ग्रुप में हो जाती है। आगे उसने क्या किया वो आगे की बात है, लेकिन उसने एंट्री तो कर ली। अब उसने एंट्री की तो हम लोगों की आयु कितनी हो जाती है? उसके एंट्री करने के साथ-साथ उसने जब एंट्री कर ली ना, तो हमारी औसत आयु भी क्या हो जाती है? 13 वर्ष हो जाता है। यानी औसत आयु बढ़ जाती है, ठीक है? यानी पहले हम 5 थे, तो अब कितने हो गए दोस्त? तो याद रखिएगा अब हम 6 हो गए और 6 होने से हमारी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी अब औसत आयु कितनी हो जाती है? 13। तो अब हम 6 हो गए, तो 6 की हमारी उम्र कितनी हो गई? तो 13 छक्के 78 वर्ष। अब हम 6 लोग हैं और हमारी कुल आयु कितनी हो गई है? 78 हो गई है। बढ़िया हम कर धार रहे थे, बढ़िया हम अच्छे से रह रहे थे, बढ़िया तरीके से हमारा सब सही चल रहा था। छठवां इंसान आया, सब खलबली कर दिया, सब खलबली कर दिया भाई, सब उसने क्या है पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। उसके एंट्री होने से हमारी जो है आयु कुल आयु 78 हो गई। पहले हम बढ़िया 60 वर्ष के थे पाँचों। अब उस वो जो आया, उसने हमारी आयु को सभी की आयु को मिलाकर 78 कर दिया भई। मैंने कहा भई जो 60 से 78 हुई है, 60 से 78 हुई है, वो काहे की वजह से हुई है? उस उस इंसान की वजह से तो हुई है, जो छठवा आया था, जिसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, है ना? पूरा सिस्टम ही हिला दिया उसने। ठीक है ना? तो इस उस इंसान की वजह से ही तो 78 हुई थी। तो बताओ वो कितनी आयु अपने साथ लेके आया था? तो बच्चा 78 में से अगर मैं 60 घटा दूँगा तो 8 और 1 18 वर्ष का वो होगा, जो आकर के इतना सब कुछ कर गया और हम देखते रहे, हम सहते रहे, हम सारी चीज़ों को देखते रहे कि भई इसने आकर के क्या कर दिया, पूरे हमारे ग्रुप का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। ये कितनी वर्ष का था भैया? ये 18 वर्ष का था। ठीक है बच्चा? तो चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए आपको क्लास में मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई?
तो ये सारे क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से किए, तो जल्दी से जाइएगा, बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। ये 13वें नंबर की क्लास है, यानी इससे पहले 12 तो हुई होंगी, तभी तो 13 पे पहुँचे हैं भई। तो 12 क्लास हो गई हैं, उनको देखिएगा जा कर के। पर्यावरण की यानी ईवीएस की आपकी क्लासेस हो गई हैं, उनको जा कर के देखिएगा। ठीक है भाई? तो बढ़िया तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगली क्लास में बढ़िया तरीके से और भी ऐसे नए-नए क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ।